अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब आज है जुमा, और जो जुमे का दिन का आगाज होता है वो रहमतों, बरकतों और दुआओं के साथ होता है, और वीकेंड वाइब्स भी लेकर आता है फ्राइडे। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं ना कि जी सैटरडे को वीकेंड वाइब्स आती हैं, जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जैसे जुमे का दिन स्टार्ट होता है ना, लोगों को वीकेंड वाइब्स आना शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों की जो जॉब्स होती हैं वो इस तरह से होती हैं कि वो फ्राइडे वाले दिन से ही उनका हाफ डे शुरू हो जाता है, और उसके बाद वो संडे तक जो है वो एंजॉय करते हैं, मजे करते हैं। बहुत सारे लोग हैं, और फिर क्या होता है कि बहुत सारे इवेंट्स फ्राइडे को। अच्छा, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि फ्राइडे वाले दिन होते हैं, जैसे बहुत सारे शादियां, बहुत सारी छोटी छोटी तकरीबात। उसकी रीज़न होती है कि उनको लगता है कि आज है हाफ डे, और आज आराम से हाफ डे करके सुबह चले जाएंगे जॉब पर, या बहुत सारे लोगों की हफ्ते की भी छुट्टी होती है। तो ये जो पूरा एक हफ्ते में 3 दिन आते हैं ना, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, ये समझें ये वाकई एक अच्छे दिन होते हैं, मौजों के दिन होते हैं। और इन दिनों में जो है ना, आप अपने पूरे हफ्ते का काम भी प्लान कर रहे होते हैं, अपना घूमना फिरना भी प्लान कर रहे होते हैं, और इन डेज में जो ट्रैफिक है वो भी बहुत ज़्यादा आपको सड़कों पर नज़र आता है, और आपको लगता है कि भाई वाकई लोग अब बिजी थे, फ्री होने लगे। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं हम हमारी एक्ट्रेस की। हमारी जो एक्टिंग साइड है, हमारी जो ड्रामा इंडस्ट्री है, वहाँ जिस तरह का काम हो रहा है, अमेजिंग काम हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी एक्ट्रेस जो है वो फोटो शूट, कमर्शियल्स और दीगर चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हैं। चाहे वो मेकअप डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एक्टिंग डिपार्टमेंट हो, या फिर वो शूट्स के डिपार्टमेंट हो, साड़ियाँ हों, लहंगे हों, बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कैरी करती हैं, और बड़ी ज़बरदस्त इनकी जो है वो फुटेजेस आती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मुल्क से बाहर भी। इनके शूट्स के, इनके डांसेस के, इनकी एक्टिंग के चर्चे ही चर्चे। इतने ज़बरदस्त तरीके से साड़ी जो है वो माया ने कैरी की हुई थी, अमेजिंग शूट, और बहुत लोग इसकी तारीफ़ कर रहे हैं। बल्कि इन्होंने एक साड़ी वेयर की थी जिसमें उन्होंने डांस भी किया था, उसकी भी बड़ी लोग तारीफ़ कर रहे हैं। अच्छा, क्या होता है कि हमारे बहुत सारे एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस के साथ ऐसा होता है कि वो जब शूट या BTS पे होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें वो कहते हैं कि हम अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो बाद में अपलोड कर देते हैं। उसमें इतनी क्यूट चीज़ें होती हैं। हमारी एक एक्ट्रेस है, बल्कि अब तो लेजेंड में उनका शुमार होता है, मायरा खान। चलिए जनाब, ऐसा मेरे साथ भी बहुत दफ़ा होता है। जब जावेद भाई मेरी पिक्चर्स बना रहे होते हैं ना, तो मैं उनको ये कहती हूँ, जावेद भाई ये वाली पिक्चर मैं नहीं लगाऊंगी, ये वाली हमने नहीं लगानी, लेकिन फिर हम वो लगा देते हैं, क्योंकि उसमें वाकई कुछ मोमेंट्स जो होते हैं बड़े क्यूट होते हैं। बेशक थोड़ी सी चीज़ें आगे पीछे होती है, लेकिन मोमेंट्स बड़े जो हैं वो अच्छे होते हैं। अच्छा, वाइट थीम आजकल, ब्लैक और वाइट थीम ना बहुत ज़्यादा इन हो गई है। कल मैं और शुमाइला गए तो हमने देखा कि ब्लैक के ऊपर काफ़ी काम है, और वाकई फिर मुझे समझ में आया कि हमारे डिज़ाइनर्स जो हैं वाकई टाइम के साथ अपना काम करते हैं। वाइट ड्रेस के साथ कौन सी ज्वेलरी मैच करनी चाहिए और उसकी थीम क्या होनी चाहिए। चले जनाब, तो ये तो ड्रेसेस और डिज़ाइंस की बात हो गई। वैसे वाइट के ऊपर जो एक्सेसरीज़ है ना, वो सिल्वर ही चलती है या फिर मल्टी। अच्छा, अब कुछ बात कर लेते हैं, ज़रा थोड़ा सा वापस आते हैं और अपने घर की दुनिया में वापस आ जाते हैं। मतलब फैशन की दुनिया से आपको वापस लेकर आते हैं घर की दुनिया में, जहाँ पर होते बहुत सारे काम। तो ये तो होगी जनाब आपके आसानी की बात। अब कुछ चलते हैं दोबारा से फ़ैशन शूट्स की तरफ। फ़ैशन शूट्स में जहाँ पर हमारी एक्ट्रेस, जहाँ पर हमारी मॉडल्स बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही हैं, वहीं पर जब एक मॉडल कोई शूट करती है तो उसकी बात बिल्कुल अलग होती है, जैसे कि सदफ कमल। चले जी, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का, अर्जेंट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो बात जहाँ से हमने ख़त्म की थी वहीं से शुरू करते हैं। तो जनाब, ये हमारे स्टार्स हैं जो कि ज़बरदस्त जो है कपड़े पहन के शूट करते हैं, और फिर इनकी जो वायरल वीडियोस होती हैं वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। ऐसी हमारी एक और स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं, मुझे बहुत पसंद है, वो तो रिफिशा। ज़रा देखिए इन्होंने कितना ज़बरदस्त शूट किया। लेकिन अच्छी बात ये कि इनकी थीम एक है, और जिस तरह प्ले किया है ना वो बड़ा ज़बरदस्त। चलिए जनाब, तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आपके साथ में जो है एक टोटका मैं शेयर कर लेती हूँ, जो कि आता है आपके बहुत ज़्यादा काम। और अभी मुझे कोई नज़र आ गया है, मुझे नज़र आ गए हैं अयाज भाई, जो आप सबके फेवरेट हैं, और जब वो बैठेंगे टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन होगी तो जी वाह क्या बात होगी। लेकिन उससे पहले अचानक टोटका है जी कि आपके बालों में जो डैंड्रफ होती है, बालों की जो खुश्की है और बाल गिरने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आप लें जी 2 चम्मच दही, और फिर नींबू का रस 1 चम्मच, और फिर उसमें कोकोनट ऑयल यानी नारियल का तेल 1 चमचा डाल के तीनों को कर लें मिक्स, और फिर बालों की जड़ों में, रूट्स में अच्छी तरह से लगाएं। 30 मिनट बाद धो लें। ये न सिर्फ खुश्की खत्म करेगा बल्कि बालों को मजबूत और चमकदार भी बनाएगा। और अगर आपके बाल ज़्यादा गिर रहे हैं तो हफ्ते में 2 बार प्याज का रस जो है रूट्स में लगाएं, और फिर 1 घंटे बाद जो है वो अपने बालों को धो लें। तो इससे हो जाएंगे आपके बाल स्याह, घने और चमकदार। और जनाब, इससे आपके बालों में चमक आएगी, और फिर डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि हम सिटी एट 10 में आपको वही चीज़ें बताते हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो जनाब, सीनियर एंकर ने हमें ज्वाइन कर लिया है, हमारे साथ हैं अयाज भाई। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? इतने दिनों बाद आप शो पर आए भाई, आपके बारे में लोग बड़ा पूछ रहे हैं,
कहाँ थे पहले आपसे पूछती हूँ, लेकिन वेलकम करते हैं जुबैर को। जुबैर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जुबैर जो है हमारे बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं और जुबैर मेरे शो में तो इस वक्त पहली दफ़ा मौजूद हैं और जुबैर से ना ढेर सारी बातें करेंगे। जुबैर से मैं वैसे भी बहुत सारी बातें करती हूँ और जुबैर एंटरटेनमेंट बीट में जो है वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। लेकिन अयाज भाई, आप इतने दिनों बाद आए, कहाँ थे, क्या हो रहा था? कुछ एक्स्ट्रा जिम्मेदारी आपकी के चैनल के साथ जो मुंसलिक हो गई थी, तो वो अच्छा, वो निभा रहे थे। अब अच्छा ऐसा इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगे तो फिर यही चले जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां होने का मतलब ये होता है कि भाई जिसको जिम्मेदारी दी जाती है ना वो उतना काबिल भी होता है, तभी उसको जो है वो जिम्मेदारी दी जाती है। अच्छा, अभी जो खबर सामने आ रही है, अभी रिसेंट जो एक किस्सा निकला हुआ है खातून का, ये जो खातून है अयाज भाई, अब इनके बारे में मुख्तलिफ चीज़ें जो वो सामने आ रही हैं, इनका पाकिस्तान आना, पाकिस्तान आके इस तरह से इनका किसी के बारे में बताना या जो भी है, ज़रा मुझे इनसाइड स्टोरी थोड़ी सी इसके बारे में बताएं कि अभी रीसेंट अपडेट्स क्या हैं? अब कुछ मैं ये देखने समझने से भी कासिर हूँ कि ये खातून आई खुद बकौल उनके के 2 बच्चों की वो माँ हैं। हाँ। और किसी से डाइवोर्स लेके वो पहुँची हैं। हाँ। वो लड़का जिसके मोहब्बत और शहर में ये आई थी वो 17 साल का है। सही। और एज डिफरेंस वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें पता नहीं उनके माशरे में नहीं समझी जाती या मायूब नहीं होती, लेकिन हमारे माशरे में ये उनको ये बात समझनी चाहिए थी। जहाँ अमेरिकन्स जो हैं हमारे बहुत करीब हो चुके हैं, बहुत चीज़ें हमारे कल्चर को भी समझने लगे हैं। वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों को जानते नहीं, अब तो पूरे पाकिस्तान को पूरी दुनिया में लोग जानते हैं जी। हाँ, सही। लेकिन हमारा कल्चर और उनकी सकाफत या ये तमाम चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं। लेकिन उसके बाद ये जाने को तैयार नहीं है। ये बात मेरी समझ से बाहर है कि वो वापस जाने को तैयार क्यों नहीं है। और हमारे तौर पर स्टोरी क्या लग रही है कि ये जाने के लिए ये खातून क्यों तैयार नहीं? कल अभी मुझे देखें, अब पी का लॉ आ चुका है, लेकिन उस पर भी बात कर रही है। मैं बहुत मोहतात होकर ये बात कर रहा हूँ कि कहीं मैंने ये सोशल मीडिया पे ये खबर है, टीवी की अभी ये खबर नहीं है, क्योंकि टीवी की खबर मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम खबर की जब तक हमें पता ना चले कि ये सही है या नहीं है, जब तक एयर नहीं करते। तो ये सोशल मीडिया की खबर है कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है अमेरिका में इनका, वो निकल आया है। और क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता है ये खातून वहाँ पे। तो वहाँ पे तो वंस यू आर आपके किसी चीज़ पे कन्वर्ट हो जाए तो वो आपके लाइव हिस्ट्री के अंदर सिस्टम जनरेटेड जो चीज़ें होती हैं आपके सिस्टम में आता रहेगा ताहयात। आपने अगर कोई चीज़ वहाँ पे क्रिमिनल रिकॉर्ड में आपकी, जैसे यहाँ पे FIR दर्ज हो जाती है, तो आप वहाँ जब सिस्टम में डालें, चाहे उसमें छोटी सी कोई जुर्म किया हो, एक्सीडेंट की वजह से कोई आपको जेल गए हो, वो आपके सिस्टम में आता है। अब पत्नी क्रिमिनल रिकॉर्ड बताया जा रहा है कि खातून का वहाँ मौजूद है। तो अब वो जो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क, जहाँ इतनी ज्यादा फैसिलिटीज, जो हमारा ड्रीम है कि हम वहाँ चले जाएं। हाँ, पूरे पाकिस्तानियों का ड्रीम है कि बस एक दफा अमेरिका जरूर जाए। बिल्कुल, घर तो अमेरिका छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, तो वो अमेरिका छोड़ के वापस जाने को तैयार नहीं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि भाई डिपोर्ट करें। हाँ। बताएं आप अमेरिका को भी कि आप जिस तरीके से कहते हैं कि हमारे यहाँ पे जब इलीगल तरीके से लोग बॉर्डर क्रॉसिंग करते हैं, तो आप भी बताएं कि भाई हम आपके शहरियों को नहीं रख सकते। इस तरीके से आए, वो एक किसी झांसे में आ गए, चले। हाँ। इनके लिए झांसा हो गया। हाँ। लेकिन वो उस घर वालों के उस सलाम है, उस बच्चे की वो लड़का भी राजी था, लेकिन कह रहे कि उसके वालिदैन की वजह से ये लड़का जो है वो राजी था, घर वालों ने शोर मचाया है। अच्छा, सही। और ये खातून जो है वो, जैसे मुझे, मैं तो अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जो कह रहे हैं कि शायद अस्थमा की भी वो मरीज हैं। वो बार-बार स्प्रे भी कर रही हैं। कुछ वो स्मोकिंग भी करती हैं। ये आप ही ने आई गेस ब्रेकिंग दी थी कि लड़का जो है वो राजी है और वो नहीं, ये तो लड़के की खबर चल रही थी टीवी के ऊपर कि ये तमाम लड़का राजी है और लड़के के घर वाले जो है वो राजी नहीं है, और वो इसलिए वो घर छोड़ के बच्चे को, लड़के को लेके निकले। और मेरे ख्याल से वो जो फिल्टर होता है ना, जो कैमरे का, वो फिल्टर जो वो निकल चुका है, वो खुद यहाँ पहुंच गई है। और जब वो देखा होगा या कहीं से पता चला होगा। लेकिन भाई चले एक वैसे ही सोच लेना बंदा, एक जब कोई सिटीजन, कहीं भी किसी माशरे का सिटीजन होता है, वो सोसाइटी में रह रहा है, चले अगर ऐसी हरकत हम में से किसी पाकिस्तानी ने की होती ना, कि वो किसी के कोई खातून होती कि वो किसी के क्रेज में पहुंच गई अमेरिका या कुछ, तो समझ भी आ रहा होता कि यार लोग इतने क्रेजी हैं। एक बंदी ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री में रह रही है, को लगता है कि कोई 40 साल या 45 साल की खातून को 17 साल के लड़के ने प्रपोजल दिया होगा, तो आप क्या समझ रही है? तो लेकिन
जिसके लिए गूगल भी तो किया होगा कि पाकिस्तानी कल्चर क्या है। अरे तो अम्मी मम्मी बहने क्या बच्चे को लेके साथ चली जाऊंगी मैं अमेरिका। इनका तो प्लान ये था ना कि ये सेटल अमेरिका में होंगे। ओके, सही शादी यहाँ करेंगे, उसके बाद लेकिन घर वाले ही नहीं माने। वो घर वाले नहीं है, ये भांडा कैसे फूट गया कि वो पता चल गया कि वो लड़की पहुंच, और लड़की क्या बोलूँ हमें, वो खातून यहाँ पहुंच गई है और उस बच्चे के साथ वो निकाह करने जा रही है। या अच्छा मजे की बात ये कि आप ब्रेन वॉशिंग या इतना वो देखें कि वो मेरे ख्याल से शलवार कमीज पहनी नहीं है वो, उन्होंने शायद आई गेस स्कार्फ वेयर किया हुआ है। वो सब जब हमने पहली दफा जब मीडिया पे देखा तो वो शलवार कमीज पहनी नहीं थी। सही, या तो ये पूरा कल्चर देख चुकी हैं या बहुत ही स्मार्ट है, या उस लड़के ने इतना स्मार्ट कर दिया था कि आपको आना है। मैं अपने पेरेंट्स से जब मिला हुआ तो भाई इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी। रीजन ये है कि भाई वो प्रॉपर एक जिसको कहना चाहिए ड्रेस कोड, यानी अगर किसी की किसी से वाकई बातचीत होगी तो वो उस ड्रेस कोड में ही आएगा। यानी कि वो ये भी हो सकता है ना जीन्स टी शर्ट पहन के अपने किसी, हमारे यहाँ तो पहनते हैं, ये थोड़ी हमारी समझा जाता है। तो अगर वो पहन के आ जाती वो तो वैसे आई भी नहीं, उसको पता था कि इस लड़के के घर वाले देखेंगे तो वो शलवार कमीज वो बताया गया होगा तो वहां से लिया होगा, पता नहीं क्यों। अच्छा, मैं और अयाज भाई जो असेसमेंट कर रहे हैं ना, अगर उसके घर वाले देख रहे होंगे ना, वो सोच रहे होंगे भाई इन दोनों को छोड़ना नहीं है। लेकिन जो लड़का था वो ये भी तो कह सकता था कि भाई आप तमीज से, बच्चा था, हाँ वो 18 साल का भी नहीं होता, उसका शनाख्ती कार्ड नहीं बना, वो बच्चा था। हमारे देखिए पाकिस्तानी उसके हिसाब से 17 साल का है, तो 18 साल का भी तो वो बेचारा भी आईडी कार्ड बेफॉर्म पे चल रहा था, वो बेफॉर्म पे था, आईडी कार्ड होल्डर नहीं था, वो बेफॉर्म पे है। सही, तो ये जो बेफॉर्म वाला लड़का था, इस तरह से बात कर ले, इसको चाहिए था कि वो जो भी लेडी के चक्कर में गिरफ्तार यानी प्यार में जो भी था, उसमें वो जो था उसको कहता ना कि भाई आपने तमीज से आना है और मेरे घर में ऐसे तमीज से एंट्री देके, और आप यही तो कह रहा हूँ कि उसने तो शोर मचा दिया आके ना। वो खातून को तो नहीं पता था, यकीनन बताया होगा कि वहां जहाँ से इंडियन या पाकिस्तानी कपड़े मिलते हैं वो ड्रेस पहन के आना, यहाँ पे उतरोगी तो नज़रों में आओगी, अगर जीन्स और टी शर्ट में आओगी, फिर मेरे इलाके में जैसे मैं जहाँ रहता हूँ वहां अगर इस तरह आ जाओगी तो लोग एकदम देखेंगे, तो ड्रेस कोड ऐसा पहन के आना। तो ये सब चीजें तो मैं कह रहा हूँ वो बच्चा राजी था, बच्चा तो राजी था, वो तो बर वक्त घर वालों ने पता चल गया, भांडा फूट गया, तो ये सारी चीजें ओह गॉड। लेकिन देखिए इस तरह के मामला जो कोई बच्चा हो बड़ा हो उस तरह से नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये ये दिल तोड़ने वाली बातें होती हैं, या आपकी सोसाइटी से आपकी जो तरबियत होती है उससे खेलने वाली बातें होती है। भाई इशू ये है कि आप अगर किसी से ऐसी कमिटमेंट हो ना, सबसे पहले चाहे कोई यहाँ से वहाँ जाए या वहाँ से यहाँ आए, सबसे पहले आप घर वालों से बात करें, अपनी फैमिलीज को मिलवाएं, और उसके बाद जो भी आपने डिसीजन लेना हो ना वो लें। लेकिन ये जो हुआ है ना, ये वाकई ना समझ में आने वाली बात है। साइड सबा हो सकता है ये शादी हो जाती, अच्छा फर्ज करें, मैं एक मफरूजे पे बात कर रहा हूँ, शादी हो जाती, ये बच्चा यहाँ से वहाँ चला जाता, अब खातून का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, पता नहीं किस मद में ये इस्तेमाल हो जाता, वहां जाके क्या करते हैं ये, इस बच्चे के साथ क्या होता, इस खातून का यहाँ बाजिद हो जाना, ये बात समझ में नहीं आ रही। सही। आप जो ना मुझे जो बात हजम नहीं हो रही वो ये हो रही है कि खातून जाने को तैयार नहीं है, माशाल्लाह मजीद 5 प्रपोजल और तैयार हो गए जो उनकी उम्र के मुनासबत रखते हैं, लेकिन वो उस पे राजी नहीं है, उनको वही 17 साल वाला लड़का जो उनको मिला था वही चाहिए। भाई प्यार जो होता है ना वो ऐसे यहाँ हमने जो सोशल मीडिया पे देखा कि 4 से 5 प्रपोजल तो उनके आ चुके हैं, जो हम देख रहे हैं, लोग तैयार है उनसे शादी करने के लिए। सही है भाई, यही सारी बातें जो हमने आपके साथ में शेयर की, ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा है, और क्या सच है क्या नहीं है, इनसाइड स्टोरी तो डेफिनेटली जब आगे चीजें और क्लियर होंगी तो आपके साथ में शेयर करेंगे। शो में यह वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद टॉप स्टोरी डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और ये डिस्कशन जो है काफ़ी टाइम से चल रही है। आपने सहाफ़ी बरादरी को एहतजाज करते हुए देखा होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट पैका एक्ट, और मुतनाज़िब पैका एक्ट के ख़िलाफ़ कराची की सहाफ़ी बरादरी जो है वो भी अब सरापा एहतजाज है, मुतारिक है। इस हवाले से कल जो है एक मीटिंग भी हुई, कॉन्फ्रेंस भी हुई। सहाफ़ियों ने पैका एक्ट को काला कानून करार दिया है। प्रेस क्लब पर पैका एक्ट तरमीम के खिलाफ राउंड टेबल का इनेकाद किया गया, और कल हमने देखा कि बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे और इस हवाले से डिस्कशन भी हो रही थी। एंड कराची की सहाफ़ी बरादरी ने भी पैका एक्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया। साबिक चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने भी पैका एक्ट को मुस्तरद कर दिया, और जो सहाफ़ी बरादरी की तमाम मकातिब फ़िक्र को मुत्तहिद करने और मिलकर आवाज़ बुलंद करने की अपील की गई है। अयाज भाई, कल ये एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मीटिंग में ज़ाहिर डिस्कशन हुई होगी इसी एक्ट के हवाले से।
ज़रा बताएं क्या क्या कह रहे हैं सहाफ़ी, क्या उनके रिजर्वेशंस हैं, इस पे क्या कमेंट्स किए सबने? देखिए के साथ अब इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं, हाँ हम इस मीडियम पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो इस वक्त हमारा जो पैमरा है, हाँ वो रेगुलेटरी इदारा है, वो एक्शन लेता था। ठीक। अब पैका एक्ट आने के बाद अब मसला सबसे ज़्यादा उन लोगों के साथ हो गया, या हमारे साथ वो मसला है कि जब हम खबर देते थे एक ज़राए के साथ, सही, आप एक ब्रेकिंग डालते थे ज़राए के साथ, हाँ। और आपकी वो बाउंस होने का खतरा होता था, क्योंकि सही। जब आपने एक खबर ब्रेकिंग करी, ज़राए हाँ। से चलाई, और फिर चीज़ अगर जो होने वाली थी, हाँ। वो अगर रुक जाती थी, लोग समझते थे कि जी ये बात हमने पहले बता दी, डिस्क्लोज हो गई, वो काम होने से पहले रुक गया, हाँ। हम उसको ज़राए करके चला देते थे। अब ज़राए चलाना हमारे लिए मुमकिन नहीं रहेगा। अच्छा, एक चीज। सही। दूसरी चीज जो हम ये हुकूमत यानी का लाने, अब जब आप कोई खबर लेकर आएंगे तो उसकी अब ऑथेंटिक आपकी खबर जो है, हाँ। वो जब एक खबर निकल आएगी, जब एक चीज हो चुकी होगी, हाँ। वो फिर आप बता सकते हैं कि जी हुकूमत ये कर चुकी। अच्छा। हम सही। एक एज हम जो लोग थे, जो हाँ। हम मीडिया वर्कर्स थे, हाँ। या जो रिपोर्टर्स थे, जी, या जो जी। एंकर्स हैं, वो खबर चलने से पहले कोई शो कर लेते थे, या कोई चीज के ऊपर बात हो जाती हाँ, थी कि हाँ। हुकूमत ऐसा करने जा रही है। सही। अब हुकूमत एक बंदा खड़े होके बोल दे कि जनाब ये खबर तो बाउंस है, हम तो ये नहीं करना चाह रहे, आपने नहीं ये करना खबर चाह क्यों रहे। दी, हाँ। ये खबर आपके पास कहाँ से आई? सही। या हुकूमत तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, हाँ। इसके ऊपर अब आपको 6 साल की सजा हो सकती है, आपके ऊपर इसके ऊपर जुर्माना हो सकता है आप। अच्छा, तो सही। ये तमाम चीजें इस लॉ में इसलिए शोर मचाया जा रहा है, जो तमाम सहाफ़ी बरादरी करा रही है। साथ ही हाँ। अब जो आपके सोशल मीडिया पे जो चैनल्स लेके बैठे हुए थे लोग, जी, जो जी, बात हाँ, आप ये देखती- तो खैर, जो बात आप टीवी पे नहीं बोल सकते थे, वो आप पॉडकास्ट के शक्ल के अंदर बैठ के बोलते थे, ठीक। वो आप अपना यूट्यूब चैनल बना के बोलते हाँ, थे, ठीक। और उसपे से आप अपनी एक उनकी दुकान सबकी चमकी हुई थी। हाँ। अब वो सच और झूठ सब मिला हुआ था, जो आप बोले जा रहे थे वो, और ब्रेन वॉशिंग शुरू हो चुकी थी। सही। मैं देखें दोनों सूरतें बता सूरतों रहा हूँ में, मैं हाँ, आपको, हाँ। इसलिए कि वो सही हुकूमत को ऐसा क्यों करना पड़ा, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ सही। क्योंकि मैं तो खुद इसके जुमरे में आ रहा हूँ। हाँ, मैं इस जुमरे में आ रहा हूँ, मैं खुद इसके अंदर मैं एहतजाज करता हूँ, मैं भी बोलता हूँ कि ये एक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो बात अगर हुकूमत की तरफ जाके देखी जाए, तो आप सोशल मीडिया बेलगाम था, अब जो चाहे उसके ऊपर कोई पैमरा नोटिस नहीं कर सकता था, तो अब कोई ना कोई तो उसके ऊपर वॉल आएगी ना। तो अब हुकूमत को कहीं ना कहीं, देखें बहुत सारी चीजें फेक न्यूज की हम जहाँ बात करते हैं, वो है मौजूद, ऐसा नहीं है तो कि नहीं। अयाज सोशल भाई, मीडिया पे बहुत सी हाँ। पुरानी फुटेजेस को उठा के आज भी नया अपलोड किया present जाता है, करके, प्रेजेंट हाँ, किया जाता है, और हाँ, लोग हाँ। पैनिक में आ जाते हैं। लोग पूछते हैं क्या ये, अरे नहीं भाई ये सोशल मीडिया की खबर है, सोशल पुरानी मीडिया, खबर है, हम हाँ। यही बोलते हैं। हाँ। आप और ये मैं बहुत सी दफा आपने ये अपनी फैमिली में बोला होगा, हाँ, कि जब सोशल आप मीडिया फैमिली- की खबर है, हाँ, पता आपके नहीं है, साथ अभी ये कुछ हुआ नहीं होगा, पता, हम नहीं सबके कह साथ सकते, ये होता है। जब हाँ, आप अपनी फैमिली गैदरिंग हाँ, में बैठे हाँ। होते हैं, तो कोई खबर ऐसी कोई बात निकल आती है, तो लोग पूछते हैं, हम बोलते नहीं जी कि हमारी खबर या टीवी की खबर नहीं है, ये हाँ, सोशल मीडिया की सोशल खबर मीडिया है। की खबर है। तो सोशल मीडिया अगर अपनी बेलगामी पे खुद अपना चेक एंड बैलेंस रखता है, हाँ। तो हुकूमत को ये फैसला नहीं करना पड़ता। सही। अब लोग यहाँ से बैठ के हाँ। बाहर बैठ के हमारे मुल्क की खबरें चलाएं, और वो भी फेक न्यूज़ चलाएं, तो उसके ऊपर बहुत सारे मसाइल थे। और इस पे तो खैर ये देखिए, बहुत बिल्कुल। सारी लेकिन चीज़ें थी अयाज जिन- भाई, ये ऐसे भी तो कर सकते थे, आप सहाफ़ी हैं, यहाँ मैं एंकर पर्सन हूँ, हमारे कितने सारे सहाफ़ी हजरात हैं जो कि मतलब इस वक्त मौजूद हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं और मुस्तनद खबरें ही चलाते हैं। ज़्यादातर जो सहाफ़ियों का जो कहना चाहिए जो काम है, ये जो एनर्जी वेस्ट होती है, वो इसी काम में वेस्ट होती है कि भाई कंफर्म कर लिया जाए कि ये खबर मुस्तनद है या नहीं है। अगर ये रिकग्नाइज्ड लोगों को एक तरफ कर दें और बाकी लोगों के खिलाफ इस तरह से जो है वो इकदाम किए जाए, तो व्हाट डू यू थिंक ऑन दैट? देखिए मेरी बात सुनिए, 8 बजे 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक का जो प्राइम टाइम आप देखते हैं, 11 बजे तक, तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे जो आपके एंकर्स हैं, वो अपने पॉडकास्ट भी चला रहे हैं और अपने चैनल्स भी चला रहे हैं। अगर वो इतने ही श्योर हैं, तो वो अपनी चैनल के ऊपर बैठ के वो बात क्यों नहीं कर लेते? राइट। हाँ। मैं देखें, मैं किसी के साथ या किसी के खिलाफ नहीं। हाँ। लेकिन मैं जिम्मेदारी समझता हूँ, तो मैं भी आज YouTube चैनल बना के बैठ जाता हूँ। मुझे भी आप जैसे लोग पसंद करते हैं, मैं भी बोलना शुरू कर दूँ। सही। क्यों नहीं बनाया मैंने आज तक अपना कोई YouTube चैनल? हाँ। मैं तो इससे ज्यादा बोल सकता हूँ। हाँ, बल्कि आप तो अयाज भाई तो जब बोलते लोगों का जहाँ पे कमेंट्स आते हैं, लोग पूछते हैं भाई अयाज भाई का है, मैंने तो आपके आते पूछा कि आप कहाँ थे। मैं तो बहुत ज्यादा, लेकिन
मैं जिम्मेदारी समझता हूँ अपने ऊपर कि मेरा बोलना अगर लोग सुनते हैं या समझते हैं तो मैं आपको लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं। आपको मेराज भाई को लोग बहुत पसंद करते हैं हमारे शो पे। चलिए जी, आज हमारे साथ जुबैर भी मौजूद हैं और जुबैर आज हमारे शो पे पहली दफा आए हैं और जुबैर जो है बड़ी जबरदस्त खबरें लेकर आए हैं। जुबैर, कहाँ घूम रहे हैं आप रूसी वफ्द के साथ, ये बताएं जरा। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच टू हैविंग मी। रूसी वफ्द, रूसी ओलंपियंस सयाह जो है कराची आए हुए हैं और 3 रोज़ा गालिबन उनका दौरा है और उन्होंने मुख्तलिफ मुकामात का कराची में दौरा किया है। हमारा कराची जो है सकाफत के लिहाज से इतना तो माना जाना और पहचाना जाता है कि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो गैर मुल्कियों को मुतासर कर देती है। तो रशियन फेडरेशन के कुछ ओलंपियंस और कुछ सयाह जो हैं, टूरिस्ट जो हैं, वो कराची के दौरे पर हैं। गालिबन पहले दिन उन्होंने जो है पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूजियम का दौरा किया और वहाँ पर मुख्तलिफ जितने भी म्यूजियम्स में चीज़ें वहाँ पर नुमाइश के लिए रखी गई हैं, जो जहाज़, हमारे तारीखी जो एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो तमाम तो चीज़ों को देखकर वो खास मुतासर हुए। JF-17 थंडर को भी उन्होंने वहाँ पर देखा, तस्वीरें खिंचवाई। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ उनकी जो तस्वीरें थी उनके साथ वहाँ पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाई। तो बड़ा खूबसूरत सा एक पीसफुल सा एक एक्टिविटी जो है वहाँ पर देखने को नजर आई थी। और सिर्फ सुनेंगे नहीं, हम सिर्फ बताएंगे भी, आपको दिखाएंगे भी कि ये रूसी वफ्द जो है वो कहाँ कहाँ गया और क्या क्या किया। जरा देखिए। टोपी, पिशावरी चप्पल और खत्ताती वाली शॉल। रूसी ओलंपियंस और सियाह भी पाकिस्तानी सकाफत के दीवाने हो गए। रूसी ओलंपियंस और सियाह मशहूर जैनब मार्केट पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर खरीदारी की। किसी ने सिंधी टोपी खरीदी तो कोई रिवायती अजरक का गर्विदा निकला। रूसी खवातीन को पाकिस्तानी दुपट्टे और स्कार्फ भी भागा। रूसी वफ्द कराची को शॉपिंग के लिए सस्ता तरीन शहर करार दे दिया और कहा कि बहुत कम पैसों में बहुत सारी चीजें खरीदी। Мне очень понравилось в этом рынке то, что я увидел много разных кожаных изделий, в том числе и сумки, и куртки, и это все делается своими руками. Можно очень хорошо поторговаться, и причем торговля может выйти плюс как и продавцу, так и самому себе. Интересная такая необычная шляпа, что еще сказать. Вот мы вдвоем такие стоим, как два красавчика с шляпами. Да, классно. That's all. Нет, достаточно дешево по сравнению с Россией, и еще можно понизить цену, и это большой плюс, это радует. रूसी वफ्द के हमरा रूसी सकाफती मरकज की रुकन डॉक्टर नातालिया और असिस्टेंट डायरेक्टर फरिया आकिब भी मौजूद थी। ताहम शहरियों ने मार्केट में गैर मुल्की मेहमानों को देखकर खुशी का इजहार किया। कैमरामैन शहरियार अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, City 21। फन और फनकारों की खूबसूरत शाम। रूसी साइंसी व सकाफती मरकज में शानदार फन का मुजाहरा। रूसी साइंसी व सकाफती मरकज में फनून लतीफ़ा की खूबसूरत शाम सजाई गई, जिसमें नन्हे बच्चों ने शानदार मौसीकी रक्स का मुजाहरा किया। रूसी सयाहों ने पाकिस्तानी थिएटर को सराहा और मौसीकी को शानदार करार दिया। In theater, I guess the play, the Chekhov's play, and all the things with all the things with the actors done. तंज़ मज़ा से भरपूर थिएटर ने शिरका को खूब महसूस किया। रूसी सयाहों ने दो तरफा मजबूत ताल्लुकात की अहमियत को उजागर किया। तकरीब के इख्तिताम पर रूसी साइंसी व सकाफती मरकज की जानिब से थिएटर परफॉर्म करने वाले नन्हे बच्चों को सर्टिफिकेट भी तखफीज किए गए। कैमरामैन शहरियार अली के साथ सैयद जुबैर राशिद, City 21। चले जी, ज़बरदस्त जो है ये एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं रूसी वफ्द यहाँ पे। तो जुबैर ज़रा बताएं कि और क्या क्या इन्होंने कहा, कितना पसंद किया हमारे शहर को, हमारे कराची को। ज़ाहिर है कल्चरल एक्टिविटी हो रही है और अभी देखा कि बच्चे परफॉर्म भी कर रहे हैं, वहाँ पे हुआ क्या क्या? देखें, हुआ तो बहुत कुछ। और ये 2 दिन में उन्होंने पूरा गालिबन कराची कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ साहिल समंदर को छोड़कर कराची के बहुत सारे मुकामात का उन्होंने दौरा किया। जो फीडबैक था वो बहुत ही अच्छा था। कल हम ज़ैनब मार्केट पे जब उन वफ्द के साथ मौजूद थे, सयाह हमारे साथ मौजूद थे, तो वहाँ पर जो हमारी पाकिस्तानी अवाम थी वो भी बड़ी खुश थी। वो उनका ये कहना था कि बहुत अरसे बाद ज़ैनब मार्केट में गैर मुल्कियों को देखा है, तो बड़ी एक रौनक का समा था। लोग उनको देख रहे थे, तस्वीरें खिंचवाई जा रही थी उनके साथ। और अच्छा, हम पाकिस्तानी जो है ना वो बड़े मेहमान नवाज भी होते हैं, तो लिटरली वहाँ पर ऐसी सिचुएशन थी कि बुजुर्ग खवातीन आकर उनको पूछ रही थी, उनसे उनके तासुरात जान रही थी, तस्वीरों के साथ साथ उनको पेशकश भी कर रही थी कि आपको हम तोहफा दे देते हैं, आपको हम शॉल गिफ्ट कर देते हैं। तो बड़ा खूबसूरत सा एक माहौल था, एक बड़ा खूबसूरत गेस्चर था। दूसरा, हमारे खाने
पूरे पाकिस्तान के बिलखुसूस कराची जो कि रोशनियों का शहर कहलाता है, कराची रोशनियों का और शहर, यहाँ पर चटपटे चटखारेदार मजेदार खानों की अगर बात की जाए तो जो गैर मुल्की हैं उनके दिल भी भाग भाग हो जाते हैं। अच्छा। तो जब हम पीएफ म्यूजियम में मौजूद है, वहाँ पर जब रूसी वफ्द वहाँ पर म्यूजियम का दौरा कर रहा था, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर दुकान थी जहाँ पर ट्रेडिशनल हमारे गोलगप्पे जो है मौजूद थे। सुबह के टाइम जुबैर क्या जरूरत है आपको इन चीजों के नाम लेने की, भूख बढ़ जाती है। खैर बताएं आप। तो वो गोलगप्पे जिस तरीके से उन्होंने गोलगप्पों को ट्राई किया, उसके बाद फिर वो नमकीन पानी को पिया, और जो उनके एक्सप्रेशन थे, जो उनका फीडबैक था, वो बहुत ही एक कह सकते हैं कि औसम तरीके का था कि अच्छा जुबैर, ऐसा तो नहीं हुआ जो हमारे लोग उनको महंगी चीजें बेच रहे थे और कुछ ऐसे कर रहे थे, कुछ ऐसी कोई खबर ऐसी तो रिपोर्ट नहीं हुई? ऐसा था बदकिस्मती से ऐसा था। कराची हाइट्स, आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? कोई गैर मुल्की आया हुआ है भाई, उसको आप कोई चीज गिफ्ट ही कर दें रेदर देन आप डबल पैसे, ये क्या हुआ फिर? कल जब हम ज़ैनब मार्केट में थे, तो वहाँ पर ज़ाहिर से बात, हमारी सिंध की जो सकाफती टोपी है, अजरक है, और खैबर पख्तूनख्वा की जो हैट है, वो ना बड़ी मुतासिर कर रही थी वहाँ पर। अमूमन हम जब चीज़ें ये खरीदने जाते हैं तो वो इतनी महंगी नहीं होती, लेकिन गैर मुल्कियों को देखकर हमारे जो दुकानदार थे उन्होंने पैसों को डबल कर दिया। मतलब आप यकीन करें कि एक सिंपल दुपट्टा जो है वो 1200, 1300, 1500 रुपए में वहाँ पर उनको फरोख्त किया जा रहा था। एक जो ट्रेडिशनल सिंधी टोपी है, उसके प्राइस क्या थे, प्राइस क्या थे तकरीबन? उसके रियल प्राइस अगर मैं और आप अगर मार्केट में खरीदने जाएं तो वो 350 रुपए से ज्यादा का दुपट्टा नहीं था। सैड ना। तो ये थोड़ा डिसअपॉइंटिंग सी चीज थी, लेकिन एक दिल पे ये भी आ रही थी कि चलो आज इनका दिन है, इनको भी। लेकिन दैट्स रॉन्ग भाई। आप, मैं तो कहती हूँ कि अगर कोई इस तरह से बाहर से आए ना तो आप उसको फ्री दे दे, ताकि वो आपके कल्चर को, आपकी शॉप को वो हमेशा याद रखें। कभी ना कभी इन दी एंड उनको भी ये पता ही होता है ना कि भाई यहाँ आए तो कुछ ना कुछ हमें कोई महंगाई और इन चीज़ों का सामना तो डेफिनेटली करना पड़ेगा ही। तो ये जो है वो आप लोग ना किया करें कराची हाइट्स, ये बड़ी बुरी बात है। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मजीद डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई हमारे सीनियर रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज भाई, अभी दिन भर जब आप लोग रिपोर्ट कर रहे होते हैं, ट्रैफिक की सूरत हाल बता रहे होते हैं और जो सारी सूरत हाल चल रही होती है, अब एक खबर है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। ये अशरफ भाई ने इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाई है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रमज़ान मुबारक में घी और तेल की किल्लत और कीमतों में बड़े इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया है। अयाज भाई ज़रा बताएं कि अब ये खदशा तो जाहिर किया गया है, तो बाकी जो इस रिपोर्ट का जो मतलब एक क्रस था, जो एक इस रिपोर्ट के तनाजुर में ये था कि अगर ये जो माल है वहाँ पर जो रुका हुआ है या इनके मुतालबात पोर्ट के ऊपर नहीं सॉर्ट आउट हुए, तो फिर डेफिनेटली जो है वो रमज़ान में चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ज़रा इस खबर की इनसाइड स्टोरी कुछ बताएं। देखें, बात इनसाइड ये है कि इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल के प्राइस जो है वो नीचे आ चुके हैं, सही, लेकिन हमारे यहाँ इस वक्त तेल और घी की कीमतें जो हैं वो अब फिर बढ़नी शुरू हुई हैं और बढ़ती चली जा रही हैं। अच्छा, सही। सबसे अहम वजह तो ये है कि भाई चलो इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल महंगा हुआ, आपने महंगा कर दिया, सही, लेकिन अब जब वो सस्ता हो गया है और जब इसकी कीमतें नीचे आ गई हैं, तो अब जवाब क्या बनाया जा रहा है कि पोर्ट के ऊपर, पोर्ट हैंडलिंग के अंदर डिले हो रहा है, पोर्ट से माल छूट नहीं रहा, जिसकी वजह से डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम होगी, तो फिर पैसे बढ़ जाएंगे। तो ये ही महीने, ये मुझे ये बात समझ नहीं आती है, हमें क्यों बेवकूफ़ समझते हैं लोग, या ये करने वाले, या तो इसमें जो हुकूमती लोग हैं या तो वो शामिल हैं, जो इस बिजनेस में जो लोग बैठे हैं वो साथ शामिल हैं। जानबूझ के क्यों डिले किया जा रहा है? आप प्रायोरिटी के ऊपर काम करते हैं भाई। हम खबरें ये दे रहे हैं कि आपने फेसलेस जो है वो सिस्टम मुतारिफ करा दिया, असेसमेंट का चीज़ें है, तेज़ी से काम शुरू हो चुका, तो भाई वो सब चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र क्यों नहीं आती? जब हर चीज़ नए नए सिस्टम आप जिद्दत लेके आ रहे हैं, जिद्दत लाने का मकसद ये है कि आप और मेरी ज़िंदगी आसान हो ना, कि आप बात जब सब कुछ करने के बावजूद मैंने अपनी जेब से पैसे निकाल के और महंगे निकल रहा है, मेरी जेब पे बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है, तो फायदा क्या इतनी जिद्दत लाने का आपका और मेरे लिए? सही। आने वाला रमजान अभी 1 महीना पड़ा है और यहाँ पे हमारे ब्रेन वॉशिंग शुरू कर दी गई है कि जनाब खदशा जाहिर हो गया, चीजें महंगी होने जा रही हैं, यानी कि आपको महंगी होती है वैसी जो है वो आपकी डिमांड बढ़ चुकी होती है। बात ये है कि उसमें हर किसी ने जो कुछ नहीं भी खाना ना उसको खाना है रमजान में। अरे भाई तू पूरा साल नहीं खा रहा है, इस साल भी मत खा ले, थोड़ा सा अपनी भाई जब आप ऐसी बातें करते बात देखिए हकीकत है ना,
तो लोग बात कहते ये है हैं, कि क्या पूरा बात है साल यार आपने भाई? नहीं खाना, रमजान में खाना, या हर नेमत, भाई ठीक है ये नेमत पूरे भाई रमजान रहमतों आपके का पास नेमतों का मौजूद है। महीना है, हम तो खाएंगे, ये क्या बात तो है? आप डिमांड बढ़ा देते ना, आप मुनाफाखोरों को आप बोलते हैं आ बैल मुझे मार। हाँ। बात तो सारी ये वाली है कि भाई आके मार दो मुझे, क्योंकि मुझे खाना जरूरी है, मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा तो जो है वो रोजा पूरा नहीं होगा। सही। ये तो वो वाली बात हो गई ना कि आप लोग, आप जब तक वो नहीं खाएंगे, फ्रूट चाट नहीं खाएंगे और फ्रूट चाट के अंदर केला और जो वो है अमरूद नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा, इसलिए ये इसकी डिमांड ज्यादा है। तो वही भाई चीज देखिए 300 रुपए दर्जन और 400 रुपए दर्जन तक केला, 500 रुपए दर्जन तक केला गया, फ्रूट चाट में डालना जरूरी था। भाई देखिए मेरे प्रोड्यूसर कह रहे हैं कि देखिए हर चीज की एक वक्त होता है। अब अगर हम रमजान में ये सारी चीजें नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? तो रोजा नहीं होगा ना भाई, फहद भाई का रोजा नहीं खुलेगा जब तक फ्रूट चाट में केला नहीं होगा, ऐसी बात है। तो भाई फिर आप भूखे, फिर आप रोए नहीं। फिर आपको जब अगर हर चीज चाहिए और सब कुछ करना है तो फिर रोए मत, जिस कीमत में मिल जाए फिर ले लें। भाई वो ये कह रहे हैं कि अवाम तो खाएंगे भी, अवाम अपनी जो है वो तमाम डिमांड बढ़ जाती है करेंगे, तो ये हुकूमत का काम है, गवर्नमेंट का काम है तो ना। आपकी प्रोडक्शन ही नहीं है और सारी 22 करोड़ अवाम ने केला सबने मिलके जब फ्रूट चाट में डालना है तो कहां से पूरा करेंगे आप? अब भाई देखे, भाई वो तो कह रहे हैं ये प्रोडक्ट, पकौड़े भी तल ले सबने तेल में, तो जाहिर है पकौड़े हम तो क्या तेल में, पकौड़े तेल में ही तलेंगे और किस चीज में तलेंगे? फिर तैयारी कर रहे हैं ना, आपकी जहन साजी शुरू हो गई है। फिर जेब से पैसे भी रखे जेब में, तो बीसी डाल ले जो अगले महीने खुल जाए सबकी। सही है। और रमजान के अंदर महंगी चीजें रमजान के रोजों के लिए, रमजान की इफ्तारियों के लिए अब अयाज भाई ने सबको मशवरा दिया है अब कमेटी डाल लें ताकि सारी चीजें पूरी हो सके। लेकिन अयाज भाई ये कोई बात नहीं है, भाई रमजान है, सब बंदा खाने भी भरपूर खाता है, रात तक खाता है, ये क्या मतलब है कि अगर महंगा हो गया तो हम तो, ऐसे तो नहीं होता ना। देखिए एक रमजान वो भी था, एक रमजान वो भी था जब फ्रूट का बाइकआउट हुआ था और फ्रूट के प्राइस नीचे लाई थी यही अवाम। हाँ बिल्कुल, ये था, ये वक्त भी हमने इसी शहर में देखा है ना, सही। जब फ्रूट आपकी पहुंच से दूर निकल गया, ये आज से रोजे गुजर गए थे, उसके बाद ये बाइकआउट शुरू हुआ था और फिर कीमतें नीचे आ गई थी। हाँ, हुआ था ना ये इसी शहर के अंदर। सही। तो आप जब ये कर सकते हैं, आपने अपनी पावर दिखाई है अवाम ने, तो फिर ये करके दिखा दें, पहले ही करके दिखा दें ताकि उनकी टांगे काम जाए, सबकी करने वालों की, मुनाफाखोरों की। देखिए हाँ, ये एक बात है कि अवाम जो है अगर इस तरीके से मुत्तहिद होकर इन महंगाई के खिलाफ ही अगर प्रोटेस्ट करे तो डेफिनेटली जो है वो चीजें उनकी कीमतें जो है मेरा कहने का मकसद इसीलिए था कि ये बात करने का कि आप जब बाइकआउट करते हैं तो चीजें सड़क के कोड़ियों के दाम आ जाती हैं। आप जब इसको सब बोलेंगे नहीं जी मैंने सबने खाना है और सबने पकोड़े एक साथ खाने हैं तो फिर तेल की कीमतें तो बढ़ेंगी भाई। बहुत शुक्रिया अयाज भाई, जुबैर हमारे शो पर मौजूद थे और शो में यह वक्त है एक इंस्टेंट अर्जेंट ब्रेक का। स्टे विद अस। आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान बैठे हुए हैं हमारे स्टूडियोज़ में, उनसे हम बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू के ऊपर और ये है महर। महर कितना होना चाहिए, महर किस हिसाब से होना चाहिए, इस हवाले से इस मुतालिक जितने भी आपके सवालात हैं, हमारे सवालात हैं, हम इन लोगों से पूछेंगे और बात करेंगे। मुफ्ती खलील रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। आपको शो में खुश आमदीद। फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, फातिमा खाकवी, आपको भी शो में खुश आमदीद। आपसे स्टार्ट करते हैं। फातिमा मैम ये बताएं कि हमारे यहाँ ये एक आम कॉन्सेप्ट सा है कि भाई जो हक महर है वो लोगों को शायद उसके बारे में कोई इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो कुछ भी कोई भी हक महर जो है आगे रिश्ते वालों को कोड कर देते हैं, या उससे आगे हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, रिश्ते जो है वो बनते हुए रिश्ते भी बिगड़ रहे होते हैं। पहले तो ये आप ज़रा इसको डिफ़ाइन करिएगा कि एक्चुअल ये होता क्या है कि लोग आपस में इस बुनियाद पर लड़ जाते हैं जबकि ये तो इतना खूबसूरत रिश्ता बनने जा रहा होता है, ये तो इतनी प्यारी बातें होती हैं। ये क्या हमारे माशरे में रवैया जो है वो मनफी रवैया है? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहले तो आप सबको जो है शबानुल मुअज़्ज़म की बहुत मुबारकबाद हो कि आज पहला दिन है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाबरकत नाम से जो है और दुरूद व सलाम पढ़ते हुए हम शुरुआत करते हैं जी। बहुत ही खूबसूरत मौजू, और ये वो मौजू है कि जिससे दो फ़रीक़ीन जो है वो एक निकाह के खूबसूरत बंधन में बनते हैं। हाँ। और फिर जो महर का जो आपने टॉपिक रखा है, बिल्कुल सही बात आपने की है और सही जो है एक जो माशरे का अलमिया जिसे कहेंगे हम, और एक बुराई भी कहेंगे इसको कि माशरे में ये जो बुराई है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ती चली जा रही है, कि लड़की वालों की तरफ से भी डिमांड होती है कि बहुत ज़्यादा जो है हक महर रखा जाए। और जबकि अगर हम अल्लाह सुब्हाना व तआला का फरमान देखते हैं
कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या हुक्म दिया है। तो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह निसा की आयत में फरमाता है कि औरतों को जो है उनका, आयत का मफहूम पेश करूँगी कि औरतों का जो उनका हक महर है वो खुशदिली के साथ अदा कर दिया करो। यानी ये हुक्म इलाही आया अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से कि जब औरतें जो हक महर मांगे, यानी इसका ये मकसद नहीं है, आगे मैं इसको हदीस पाक की रोशनी में बताऊंगी कि जो औरतें हक महर मांगे यानी जो निहायत सहल और आसान हो, जो निकाह को आसान बनाने वाला हो। इसके मायने और मफहूम में वो निगेटिव पहलू लोग लेके चले जाते हैं कि अल्लाह का हुक्म तो ये आ गया है मर्द के लिए, क्योंकि ये इस्लामी इस्तिलाह है और ये जो है निकाह का अहम जुज है। तो जाहिर बात है इसके बगैर तो निकाह की तकमील ही नहीं होगी। ये जाहिर बात है जो औरत मर्द की तरफ से जो फैसिलिटी अल्लाह ताला के हुक्म से, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो हुक्म दिया है मर्द को कि वो औरत का जो है वो हक महर जो वो मांगती है वो करे, जो उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, यानी जो वो जैसे अगर उसकी सैलरी समझ लें 50,000 है, उसी हिसाब से फिर उसका हक महर जो है होगा। अगर उसकी 1 लाख है तो उसके हिसाब से होगा। अगर 2 लाख लड़के की जितनी सैलरी हो, जितनी आमदनी होगी, आमदनी है, ठीक है ना। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अगर हम फिर इसको देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन महर वो है कि जिसका अदा करना सहल और आसान हो। अच्छा, ठीक है ना, यानी कि जो मर्द के ऊपर बार ना पड़े, क्योंकि निकाह जो है वो 2 दिलों का भी बंधन है और 2 जो ख़ानदान है उनका भी है। तो इसमें जो है जो टर्म एंड कंडीशंस रखी जाएं, जो आपस में बाहमी रजामंदी से जो भी मामलात तय किए जाएं, तो मेरे ख्याल में उसमें जो है आसान करनी चाहिए। जो कि आजकल माशरे में देखा ये जाता है कि मर्दों की तरफ से भी कुछ मर्द तो ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं कि मकसद कम से कम, हालांकि उनकी सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन वो चाहते हैं कि जैसे कि वो शरीयत को आर बना के जो है वो अपनी सोर्स ऑफ इनकम को हाईलाइट नहीं करेंगे और उससे कम करेंगे। ठीक है ना, कम से कम करेंगे। अगर उसकी 5 लाख है तो वो कहेंगे कि भाई 1 लाख रख लें या 2 लाख रख लें। तो ठीक है, अगर वो साहिब हैसियत है तो और वो रख सकता है तो वो एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उसको गिफ्ट है। एक जो लड़की है, बच्ची है, औरत है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से ये अल्लाह का हुक्म है मर्द को कि आप जो हैं वो निकाह, जब औरतों को निकाह में लो तो उसके मुकर्रर करदा जो महर है उसको वो अदा करो और खुश दिली के साथ करो। वो रकम की सूरत में भी हो सकता है, वो गिफ्ट की सूरत में भी हो सकता है, वो घर जायदाद की सूरत में भी हो सकता है, लेकिन जो डिमांडिंग सूरत है हाल जो हमारे माशरे की तरफ आ गई है, जो लड़की वालों की तरफ से होती है अक्सरियत में, कि लड़की वाले जो हैं वो डिमांड करते हैं कि भाई जो ये निकाह हो, जैसे आपने कहा बारातें वापस चली जाती हैं, तो वो ये होता है कि भाई पहले कोई मामला तय होते नहीं है और जब निकाह का वक्त आता है तो उस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हक महर बता दिया जाता है, यानी 10 लाख 15 लाख। तो वो जो है कहते हैं ना 20 लाख मामला फहमी और यानी कि आपस की जो कम्युनिकेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती है 2 फैमिलीज में। वो सोचते हैं कि मतलब हम एंड टाइम पे कर देंगे तो लोग जो होंगे उसके दौरान जो हम बात की जाएगी अंडर प्रेशर आ जाएंगे, लोग प्रेशर आ जाएंगे। तो बहुत से लोग हैं जो अंडर प्रेशर नहीं आते, ठीक है ना, अंडर प्रेशर नहीं आते और फिर इस तरह बारातें वापस चली जाती हैं। तो इस तरह के जो मामलात होते हैं बड़े नाजुक होते हैं। लड़की और लड़के दोनों की इज्जत का मामला होता है, सिर्फ लड़की की नहीं है, लड़के की भी इज्जत का मामला होता है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो रिश्ता जब तय किया जाए तो ये जो मामलात हैं उसको पहले से तय कर लिया जाए। सही। मुफ्ती साहब आप बताइएगा कि ये जिस तरह से मैम ने बात की और ये कहा कि भाई ये मामला जो है ना वो पहले तय कर लेने चाहिए, वरना इतना लोग कोट कर देते हैं और फिर आखिर में वो ये सोचते हैं कि जी ठीक है, जब सारा कुछ लाइन अप हो जाएगा और शादी का एंड मोमेंट आएगा तो उसके ऊपर फिर हम कह देंगे कि हमें तो इतना चाहिए और उस वजह से फिर ये रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। एक तो ये बताइएगा कि कितना होना चाहिए हक महर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हक महर हदीस मुबारक में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि हक महर कम से कम 10 दिरहम होना चाहिए और 10 दिरहम की मिकदार हमारे मौजूदा चांदी के तोले के हिसाब से बनती है 2 तोला 7.5 माशा चांदी। तो इसको हम शरअ मुहम्मदी भी कह सकते हैं और शरीयत की इस्तिलाह में कम से कम महर भी कह सकते हैं। यानी हदीस पाक में वाज़ेह है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, बस इतना ही होना चाहिए।
अब 2 तोला 7.5 माशा चांदी की जितनी भी रकम बनती है ये कम से कम महर है। मिसाल के तौर पे बामुश्किल 4-6-5-6 हज़ार बनती होगी। अब जो लोग अफराद ये चाहते हैं कि शरीयत मोहम्मदी की, अक्सर हमें तो कई अरसा दराज हो गया निकाह पढ़ाते हुए, तकरीबन 18-20 साल हो गए, तो लोग कहते हैं कि भाई शरई मोहम्मदी की महर लिख दी जाए, तो कई मरतबा हमने लिख भी दी इसी हिसाब से। तो फिर उनके बोला यार ये क्या लिख दिया काजी साहब आपने, तो भाई आपने ही तो कहा था शरीयत मोहम्मदी। यार हम तो नीचे आ गए, इसके नीचे क्या आ गए, तो भाई उनका तो मतलब था कि लाखों में लिखनी थी। शरीयत मोहम्मदी को समझ लेते कि कम से कम 7.5 तोला सोना चांदी नहीं, 7.5 तोला सोना के हिसाब से लिखी जाए, हम तो वो समझ रहे थे। अच्छा। तो मसला ये कि हम हर चीज वो समझ रहे हैं जो हमारे मकसद की हो, हमारे मतलब की हो। सबसे अहम बात ये है, हक महर ले लें, निकाह ले लें, या अल्लाह ना करें तलाक का मौजू हो, किसी भी तरह का हो, या जायदाद का मौजू हो, हर वो काम हम एक्सेप्ट करने को तैयार होते हैं जिसमें हमारा फ़ायदा होता है और सामने वाले का नुकसान होता है। अच्छा, हक महर की बुनियादी तौर पे 3 अक़साम उलमा किराम बयान फरमाते हैं। सबसे पहले तो होती है मुअज्जल, आइन के साथ होती है, जो उसी वक्त हाथों हाथ अदा कर दी जाती है ऑन द स्पॉट। सही। और दूसरी होती है मुअज्जल, हमजा के साथ, यानी मौत के वक्त या तलाक के वक्त तक मौकूफ रहती है, यानी उसमें लिख दिया जाता है। और एक होती है इंदत तलब, यानी जब भी लड़की तलब करे, चाहे वो निकाह के फौरन बाद मांगे, 1 माह बाद मांगे, 1 साल बाद मांगे, जब भी वो मांगे आपको दे दें। सही। अच्छा, तीनों सूरतों में देनी ही होती है। अक्सर व बेशतर ऐसा भी होता है कि मर्द हजरात जो है ऐसे ड्रामे करते हैं, ऐसा चूरन बेचते हैं, ऐसे लागी रो यार महर हमारी माफ़ कर दो किसी तरह आप। अच्छा। तो ये भी जाहिर सी बात है गलत है। महर बाइवज़ ये भी एक कर्ज है, यानी जिस तरह हमने किसी से कर्ज लिया और हम उसकी अदायगी नहीं कर रहे, जानबूझ के करें, ताखीर करें, किसी भी सबब करें, वो आप पर कर्ज ही रहेगा। तो ये महर भी बतौर आप पर एक कर्ज है जो कि आपने हर सूरत अदा करनी ही करनी है। अच्छा, सबसे अहम बात ये है, हम महर की लेन देन के मामलात करते हैं तो हम किसी को गवाह नहीं बनाते, जो कि जब बाद में जब किसी भी मामले का भंड होता है ना, जिसको अवाम उन्नास के अल्फाजों में मशहूर किया जाता है कि जब फड्डा हो जाता है, वो कहते हैं कि मैंने महर अदा कर दी, और औरत कहती है मुझे तो महर मिली ही नहीं। फिर वो उसकी अदायगी दिखा रहे होते हैं, भाई मैं इतने सालों से ये सारे अखराजात चला रहा हूँ तो ये भी तो महर में शामिल हो गई। भाई आप ऐसे करोड़ों रुपए चला दें, वो महर नहीं मानी जाएगी जब तक कि आप किसी चीज को ऐसे इवज में ना दें कि भाई ये मैं आपकी महर की अदायगी कर रहा हूँ। आप उसको बिल्कुल नोट ना करा के दें, बिल्कुल नोटिस कराएं कि भाई ये आपके महर की रकम है। सबसे अहम बात है गवाह की मौजूदगी में। अच्छा। यहाँ गवाह की मौजूदगी में और कहेंगे तो घर में फड्डा हो जाएगा। भाई ये मेरे पे यकीन ही नहीं है आपको, यानी औरत पे बीवी पे यकीन ही नहीं, आप गवाह बना रहे हैं। शरीयत ने जो हमें हुक्म दिया है हम उसके हटकर चलते हैं। हम हर लम्हे, हर मौजू में, हर टॉपिक में हम उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, फिर होता है फड्डा। तो मसला ये है कि जब तक के हक महर दें लें, उस वक्त आप किसी भी अपने घर के फर्द जितने भी अफराद हैं आप उनको गवाह बनाएं कि भाई मैं अपनी ज़ौजा को सब लोगों के सामने ये हक महर दे रहा हूँ। इस तरह अगर हम देंगे तो इंशाल्लाह कल को कोई ना मुकरेगा, ना ही किसी किस्म की खराबी पैदा होगी। सही है। चलें जी, शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आकर इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। अच्छा मुफ्ती साहब, जिस तरह से अभी हम ये हमारा टॉपिक है महर वाला टॉपिक, इसमें आप ये बता रहे थे कि महर जो है वो कुछ लोगों की जानिब से ऐसे होता है कि वो माफ़ भी करवाने का कहते हैं ना, कि हमें महर माफ़ कर दिया जाए, तो वो उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, वो किस तरह से होता है, क्या होता है? देखिए, महर बतौर ये भी कर्ज है। अब औरत सबके सामने, गवान के सामने ये कह दे, लिख कर देने की भी ज़रूरत पेश नहीं है कि भाई मैंने अपना महर माफ़ करा अपने मर्द पर, तो वो माफ़ हो जाएगा। अच्छा। लेकिन फिर ऐसा ना हो कि फिर दोबारा किसी बात पे फड्डा हो जाए, तो उसमें खींचतान में कि नहीं जी मैंने तो माफ़ नहीं किया था, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। अच्छा, ये तो फिर ये गलत बात हो जाएगी ना। फिर तो ये जब आपने एक दफ़ा माफ़ कर दिया तो फिर कर दिया, तो फिर जब ही शरीयत ने हुक्म दिया है कि आप गवाह बनाएं, और बतौर आज के फ़ी ज़माने में तो एफिडेविट पर लिख कर दस्तखत करके अंगूठा लगवाना चाहिए, क्योंकि कल को जो है वो अदालत में जाके भी चैलेंज हो जाता है कि जब महर लाखों में होता है तो फिर उस तरफ रुख किया जाता है। सही। और अगर चंद हज़ार होते हैं तो फिर वो उसको वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो हर चीज़ के पीछे एक इन्वेस्टमेंट है ना, हर चीज़ के पीछे एक सियासत भी है। तो जहाँ महर के इवज़ में लोग अल्लाह माफ़ी अता फरमाए, हमारे गुनाह माफ़ फरमाए, कि रिश्तों में जो रुकावट एक महर की वजह भी है जी। अच्छा, जब आप महर का तकाजा ज़्यादा करते हैं तो दूल्हा वालों की तरफ से फिर जहेज़ की तकाजे हो जाते हैं,
फिर आप उसको जहेज़ की लहूसत कह रहे हैं, लानत भी कह रहे हैं, तो फिर महर की भी लानत बोलें, फिर महर की भी नहूसत बोलें। तो अल्फाज में मतलब हम इतने गलत इस्तेमाल करते हैं। ये अल्लाह रसूल और अहकामात शरीयत के बनाए हुए हैं, जिसको हमने बतौर अपनी ज़ाती मफाद के लिए कारोबार बना लिया है। और आजकल उमूमी तौर पे कहते हैं यार काजी साहब, मुफ्ती साहब, यार हालात बड़े ख़राब हैं। मैं कहता हूँ भाई नियत ख़राब है सबसे पहले तो। मतलब आपने ये कैसे जांच लिया, आपने कैसे डिसाइड कर लिया, मतलब शादी होने के बाद अल्लाह ना करे, खुदा ना करे कि अलहदगी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा महर लिखवा रहे हैं ताकि रिकवर कुछ हो जाए। शादी में जो इतने अखराजात लग रहे हैं वो सारे महर के इवज़ में रिकवर हो। ऐसे ऐसे लोगों की सोच है जो मैं बयान कर रहा हूँ, ये अपने सर के कानों से मैंने सुना है, सर की आंखों से देखा है, उसको मैं ये इस बतौर में अलल ऐलान अमामुन नास के सामने बयान कर रहा हूँ। और हमें खुदा के खौफ से डरना चाहिए। इसी वजूहात की वजह से जो है वो शादी ब्याहों में रुकावटें हो रही हैं। फिर हम जाली आमिलों के चक्कर में पड़ जाते हैं, यार फलाने ने बंदिश कर दी, उसने जादू कर दिया, उसने सिफली कर दिया, इसी वजह से रिश्ते आ रहे हैं जा रहे हैं, सारी बात होती है। बस वो महर तक जब बात पहुँच जाती है ना मुफ्ती साहब, फिर जो है ना वो सारा मामला खत्म हो जाता है। इसका मतलब है यार किसी ने बंदिश की हुई है, भाई आप महर का रेट गिरा दो, फिर आपकी शादी हो जाएगी। सही। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं कि ये तो खैर आपने बहुत सही बात की है कि भाई लोग शादी को आसान करें, निकाह को आसान करें। अच्छा ये बताएं कि अब क्या होता है कि कुछ घरों में अगर एक लड़का मतलब फर्ज कर ले, लेट्स इसको सपोज कर लें कि 1 लाख रुपए कमाता है, तो उसका क्या हक महर होना चाहिए? यानी कि उसकी जो जहाँ रिश्ता हो रहा है तो उस हिसाब से उसकी तनख्वाह के हिसाब से क्या होना चाहिए हक महर? देखिए हमारे तो लोग फिर उसको डबल या सिंगल करके कैलकुलेट करके कर लेंगे तो वो समझ आ जाएगी सब कुछ। देखिए महर इतनी होनी चाहिए, हदीस मुबारक में वाज़े तौर में मौजूद है, जो आप आसानी के साथ अदा कर सकें, अच्छे अंदाज में खुश उसलूबी के साथ आप अदा कर सकें, वही हक महर होना चाहिए। इसमें आप ना करें, भले वो लड़का करोड़पति हो या अरबपति हो, उसकी जो हैसियत होगी कि भाई मैं इतने दे सकता हूं मैं, तो आप उस पर रिजामंद रहे, खुशी रहे। फिर बाद में जो सारी माल दौलत है वो भी तो आप ही की होगी ना, या कोई दूसरा बाहर वाला लेके चला जाएगा। तो महर के इवज में ही हम आखिर क्यों खींच रहे हैं सारी चीजें? तो हमारी नीयत दुरुस्त क्यों नहीं हो रही है? तो इससे हम इस बात को सीखते हैं कि इसका मतलब फिर यही हो गया कि हमारी नीयत खराब है। तो भाई आप अल्लाह रसूल के नाम पर जब आप रिश्तों को अहकामात पर नाफिज नहीं करेंगे तो फिर इस तरह की रुकावटें तो आएंगी। फिर क्या होता है, अल्लाह माफ़ी अता फरमाए कि लोगों की अलहदगियाँ हो जाती हैं, तलाक़ें हो जाती हैं, खुला हो जाती हैं, और अक्सर तो खुलाएँ हो रही हैं सिर्फ जिद और अकड़ और अना की वजह से हो रही है। अब आप देखें ये घरेलू जो मामलात हैं, रही महर की हमने अक़साम भी सुन ली और महर किस तरह अदा करना चाहिए ये भी सुन ली। अब सबसे अहम बात ये है कि जब महर देने का वक्त हो ना, हम गवाह लाजिम बनाएं, हम बताएं, हम लोगों को जताएं कि भाई हमने ये हक महर अदा कर दी है। फिर वो आपकी वाली बात आ जाती है ना कि फिर वो घर वाले या खानदान वाले या वो जो वाइफ है वो फिर वो ये कहती हैं कि भाई एतबार नहीं है या क्या। नहीं वो तो ठीक है ना, लेकिन एतबार फिर बाद में मेरा नहीं किया आपने तो फिर मैं क्या कर लूंगा? आपने मना कर दिया, आपने तो महर ही नहीं अदा करी। फिर ऐसे मौके पे तो शरीयत का कानून का हुक्म यही है कि औरत की बात मानी जाएगी कि भाई वो महर नहीं दिया तो नहीं दी गई है। और फिर इसी तरीके से तो जाहिर है कितने सारे मामलात हो जाते हैं। आप देखें ना कि हक महर लिखा हुआ हो 5,000 और उसके आगे निकाह नामे में आपने घर में एक और सिफर लगा दिया, वो तो 5 हो जाएगी, 50 हो जाएगी और मजीद बढ़ती चली जाएगी। तो भाई ये मैंने तो नहीं किया ना, ये तो मर्द ने तो नहीं किया ना, ये तो औरत ने किया ना। अब फिर पुराना निकाहनामा लिखवाएं, उसमें देखें तो ये इस तरह का ये मामला चल रहा है। ये है असल मौजू तो इस बात का कि हमारी नीयत इस हद तक खराब हो गई है कि जब हम फड्डे फसाद और अना और बुज़ और इनाद पर आ जाते हैं तो हम इस तरह भी धोखे देते हुए हमें नजर आ रहे हैं। चले इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन शो में यह वक्त एक ब्रेक का, उसके बाद फिर वापस आएंगे और मजीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। तो बात हो रही है महर के हवाले से। अच्छा फातिमा मैम, जिस तरीके से अभी मुफ्ती साहब बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ों को लोगों को विटनेस बना के, गवाह बना के तमाम तर चीज़ें कर ली जाएं तो फिर बाद में मुश्किलात नहीं होती। अब जो लोग रिश्ता करने जा रहे होते हैं, अपनी बेटियों का रिश्ता कर रहे होते हैं, अब जिस तरह से मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई सब लोग ये कहते हैं कि हम पे किसी ने जादू करा दिया, कुछ करवा दिया है, और क्योंकि जैसे ही ये बात यहाँ तक पहुँचती है तो फिर वो रिश्ता हमारा ख़राब हो जाता है। तो कितना मुश्किल हो गया लोगों के लिए रिश्ता करना, ये किस तरह आसान किया जाए? क्या आप लोगों को मैसेज देंगी, क्या कहना चाहेंगी? देखिए मैं इसी बात को कंटिन्यू करूंगी। एक पहलू जो है वो मुफ्ती साहब ने जो है बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट किया है। सही। तो लेकिन ये जो पहलू इन्होंने हाईलाइट किया है वो मर्दों की तरफ से है। सही। जब फरीक़ैन में निकाह होता है और महर के जो मामलात तय होते हैं तो वो लड़का लड़की दोनों की तरफ से होते हैं। ठीक है। पहली बात तो मैंने आपको एक आयत मुबारक जब हम बात कर रहे हैं अल्लाह और उसके रसूल के कवानीन की,
तो उसमें वाज़े तौर पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि औरतों को खुश दिली से दो, ठीक है, सही, खुश दिली का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो मैं इसी को हाईलाइट करूंगी कि अगर कोई नहीं मांग रहे, देखिए कुछ मामलात में ऐसा होता है कि लालची होते हैं, अनाथ पसंद होते हैं, लालच में करते हैं, तो मैं समझती हूँ कि अगर लड़की वाले करते हैं तो क्या लड़के वाले नहीं करते? लड़के वाले भी जब जहेज का मामलात होते हैं तो वो ये तो नहीं कहते कि आप जहेज मत दीजिएगा। जहेज के मामलात पे तो वो खामोशी इख्तियार करते हैं। लाखों का जो जहेज है वो उनके घरों में जा रहा होता है और खामोशी से वो रख रहे होते हैं। उस वक्त भी तो वो अल्फाज अदा कर सकते हैं ना कि आप जहेज ना दें। लेकिन जब महर का मामला आता है तो हकीकतन मैंने ऐसी शादियां जो हैं वो टूटते हुए देखी हैं कि मकसद लड़की है, अगर उसने ये कहा अपना हक इस्तेमाल किया जो अल्लाह और उसके रसूल ने उसको दिया है, ठीक है, अल्लाह उसके रसूल ने उसको हक तो दिया है ना, और मर्द को हुक्म दिया है कि खुश दिली के साथ अदा करो। तो खुश दिली का मकसद क्या है कि आप एक लड़की को अपने निकाह में लेकर आ रहे हो, अगर आप उसको लेकर आ रहे हो, अगर आपकी नीयत साफ है, अब बदनीयती की बात आ रही है ना, लेडीज पे ये आ रही है या लड़की के घर वालों ही पे आ रही है, तो मर्द की भी अगर मैं समझती हूँ नीयत साफ है, यानी कि लड़के वालों की भी नीयत साफ है, तो खुशदिली के साथ जो है वो उसको अच्छे से अच्छा जो है वो हक महर अदा किया जाए ताकि उस लड़की की प्रोटेक्शन हो। तो ये कहते हैं कि खुला तक मामला चले जाते हैं, तलाक तक चले जाते हैं, वो एक ऐसी रकम है जो उसको बाद में काम आ सकती है, उस बच्ची के या उस औरत के वो काम आ सकती है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। मैं खुद अपनी मिसाल दूं कि जब मेरा निकाह हुआ तो उस वक्त हमारे अब्बू ने कोई ऐसा डिमांड नहीं की और कोई ऐसा नहीं हुआ। अपनी मिसाल सामने रखते हुए मैं बात करूं तो मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने खुद ही अपनी मर्जी से मेरे नाम पर घर किया, मेरे नाम पे एक घर किया, जबकि हमारे घर वालों की तरफ से कोई डिमांड नहीं थी। अच्छा, कोई डिमांड नहीं थी या कभी हमने निकाह में कहा हो और ये कोई ऐसी बात की हो। शादी के बाद 1 साल के बाद उन्होंने एक घर लिया क्योंकि वो साहिब हैसियत थे, सही, ठीक है, उन्होंने जो है एक घर लिया और उन्होंने वो गिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा ये हक महर है। अच्छा। उस वक्त हालांकि मेरे अब्बू ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। अब शादी को कई साल गुजर चुके, ये होती है खुशदिली, ठीक है ना। जिस तरह हम लड़की वालों से एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो भी अपना मतलब अपने इस बड़ी हम पॉइंट करते हैं कि हक महर में जो है वो किया जाए, यही लड़की को क्यों फोर्स किया जाता है, ठीक है। कुछ जगहों पे ऐसा है जो मुफ्ती साहब ने बात की, कुछ जगहों पे ऐसा है कि वो ज्यादा डिमांड करते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। लेकिन अगर वहाँ वो लड़की के घर वाले बाहिमी रजामंदी से अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने उसको दिया है, तो उसको जो है अप्रिशिएट करना चाहिए और लड़की को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, लड़की को, क्योंकि उसको अल्लाह ने जब दे दी है प्रोटेक्शन, तो हम कौन होते हैं उसकी प्रोटेक्शन को छीनने वाले। सही। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, याहिया बात कर रहा हूँ, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। आया तमाम मेहमानों को बहुत सलाम हो। देखिए बात यह है कि मेरी बात, मैं जो बात समझना चाह रहा हूँ, देखिए इन्होंने लड़की की प्रोटेक्शन की बात की, तो बात यह है कि जो तयन होता है ना, वो तयन तो हर एक के अपने हिसाब से होता है और शरई हिसाब से आजकल लोग कम लिखते हैं अपने अपने हिसाब से। अब एक शख्स बहुत अमीर है, आगे वाली लड़की भी अमीर है, लड़का भी अमीर है, तो जाहिर है वो उसने चलो लाखों रुपए का आपका रख लिया। लेकिन प्रोटेक्शन तो असल ये देखिए बात ये कि पैसा तो प्रोटेक्शन नहीं होती ना, असल चीज कोर ऑफ द इशू है कि आपको ये समझाना पड़ेगा कि भाई रिश्तों की अहमियत क्या है। अगर आप महर पे अगर ये बात करके और पैसों की बुनियाद पे करेंगे तो वो तो किसका पैसा होगा, पैसे देके फारिग कर देगा लड़की को। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो नौयत है महर की, क्योंकि जाहिर एक शरई महर है उसकी, तो अगर वो मिल भी जाए तो इतनी कोई हैसियत नहीं होती। इसका बुनियादी मकसद क्या है मुझे ये समझना, क्योंकि अभी तक लोग ये समझ नहीं पा रहे इसको पैसे की बुनियाद पे रखा जाए या किस बुनियाद पे रखा जाए, ये लोग अभी तक लोगों की समझ नहीं आ रही। मैं मौलाना साहब से यही बात पूछना चाह रहा हूँ। चलिए जी, ठीक है। देखिए मसला देखें यही बात है जो अभी मैं गुजारिश कर रहा था कि जब रिश्तों की अहमियत आएगी तो फिर हम किसी भी किस्म की डिमांड नहीं करेंगे, चाहे लड़के वाले हों चाहे लड़की वाले हों। तो पहले के ज़माने में जो डिमांड्स नहीं थी और अपने इतने तकाजे और ख्वाहिशात नहीं थी, तो इतने ज़्यादा कसरत से शादियाँ हुआ करती थी और खुश अंदाज में होती थी कि और वो इतने सालों सालों तक रहती थी कि टूटने का तो हम तसव्वुर ही नहीं कर सकते। तो हम इस बात को मद्देनज़र रखें कि सिर्फ महर की हद तक की क्या निकाह और शादी है, बात की ज़िंदगी भी तो गुजारनी है आपने। आप आगे
आगे के मराहिल को भी तय करें। और फिर खासकर जिस तरह लड़की वाले अगर डिमांड कर रहे हैं तो फिर लड़के वाले भी उसके बरक्स डिमांड कर देंगे, जी हमें इतना इतना जहेज दे दें, हमें जो है ना एक फ्लैट अदद दे दें आप, ठीक है, वो भी तकाजा कर सकते हैं। अच्छा, वो तकाजा क्यों करेंगे कि भाई ज्वाइंट फैमिली में रहेंगे तो आपकी बेटी को तकलीफ होगी, तो लिहाजा एक अलहदा सा फ्लैट होगा, हम दोनों मियाँ बीवी खुश रहेंगे, किसी भी किस्म का कोई फड्डा नहीं होगा, किसी भी किस्म की कोई नाचाकी नहीं होगी। भाई ये भी एक मोहब्बत की बात है, आप खुश उसलूबी के साथ दे सकते हैं। जो जायदाद का बेटी का हक बनता है लोग वो तो खा जाते हैं, वो तो उस पर तो कोई पकड़ नहीं है, मतलब सारी पकड़ मेहर पर ही होगी। तो हम इस बात को अंदाजा करें कि जो अल्लाह उसके रसूल ने हमें हुक्म दिया है सादगी का, हम सादगी से करते नहीं। आखिरी बात सबसे गुजारिश करूंगा कि सारी जो शादी की जो बचत होती है ना, वो काजी की फीस में करते हैं लोग। अब वहाँ लोगों को याद नहीं आता है कि वहाँ हमारी कितनी दिलादारी हो रही होती है और कितना हमसे लोग बार्गेनिंग कर रहे होते हैं। मेहर में तो आपने खूब बार्गेनिंग कर ली, काजी साहब की फीस तो बस ऐसी होनी चाहिए यार, बस ऐसे ही निपटा दिया जाए। तो हम इस बात को अंदाजा करें कि भाई फिर हर चीज का हक बनता है ना, फिर तो इस चीज का भी हक बनता है। तो लिहाजा हम सिर्फ ये जहेज और ये मामला सिर्फ इसी हद तक ना देखें, आगे के जो जिंदगी के मराइल हैं, जो रिश्ते हैं, जैसा कि कॉलर ने कहा, असल हम रिश्तों की अहमियत को नहीं समझ पा रहे। जब हम रिश्तों की अहमियत को समझेंगे ना तो फिर ये मसले मसाइल नहीं होंगे। जी आप क्या करना चाहूँगी, उनकी बात का मैं जवाब देना चाहूँगी कि जब हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात की बात करते हैं तो मुफ्ती साहब ने भी इस बात को हाईलाइट किया कि कम से कम जो है अगर शरई एतबार से हम देखते हैं, चलें अगर हम इस बात को, जैसे अब मैंने तो अल्लाह कुरान पाक की आयत का तर्जुमा बयान किया कि खुश दिली के साथ दे दें, ये अपनी खुशी होती है जो मर्द जो है वो अपनी खुशी से अदा करता है औरत को। डिमांड की बात अलग हो जाती है, जहाँ डिमांड्स आती हैं रिश्तों में तो ज़ाहिर है वहाँ तो रिश्ते खराब होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जहाँ अगर औरतों के बात की जाए वहाँ डिमांड ना की जाए तो मर्दों को भी जो है थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए, मेरा ये मकसद था। दूसरी बात यह है कि इसका जो मकसद है, अब जब मुफ्ती साहब ने कहा कि कम से कम जो है वो 10 दरहम है, तो हम सुन्नत को हम देखते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी अज़वाज थी और खुद उनकी जो बेटी थी उनका जो महर था वो तो कम से कम 10 दरहम था, लेकिन उन्होंने जो है 500 दरहम रखा हुआ था, 500 दरहम मुकर्रर किया हुआ था अपनी अज़वाज का, और अपनी बेटी का भी जो है वो 500 दरहम था, तो वो बढ़ा के किया था ना, बढ़ा के किया था ना। ये तो कम से कम की बात देखें, कम से कम ना हो, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सकता है। 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं। कम से कम को तो हम हाईलाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सुन्नत की रोशनी में देखते हैं कि खुद आका अलैहिस्सलातो, कहाँ 10 दरहम कहाँ 500 दरहम, तो आका अलैहिस्सलातो सलाम ने खुद अपनी अज़वाज को जो बढ़ा कर अदा किया, 10 नहीं 20 नहीं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो था वो 20 दरहम था, बाकी जो अज़वाज थे उनका 500 दरहम, फिर उनकी खुद की बेटी का जो था वो 500 दरहम था। तो बात ठीक है, बुनियादी मकसद जो है इसका यही है कि रिश्तों को जोड़ा जाए, रिश्तों को जोड़ा जाए, बिल्कुल दोनों तरफ से अल्लाह के रसूल के अहकामात को फॉलो अप करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। चलें, आसानी देनी चाहिए, आसानी देनी चाहिए, बिल्कुल शादी को आसान बनाए, रिश्तों को आसान बनाए, और मुतवाज़िन तौर पर दोनों तरफ से जो है जब भी आप इस तरह से शादी करने लगे तो बैठ के पूरा ख़ानदान बैठ के आपस में सलाह मशवरा ज़रूर कर लें ताकि इस तरह के मामला बिगड़े ना। बहुत शुक्रिया फातिमा खाकी मैम हमारे साथ थी, मुफ्ती खलील रहमान हमारे साथ थे, और मरियम हमारे साथ मौजूद थी। तो जनाब शो में यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आज डिस्कस करेंगे कि नज़र का लग जाना, हसद होना, जादू टोना, अब इसके इलाज से निकले तो कैसे निकलें, इसका इलाज कैसे मुमकिन है। क्या एक आम आदमी, एक आम इंसान जो कि आलिम नहीं है या मुफ्ती नहीं है, वो घर बैठे खुद से कैसे इसका इलाज कर सकता है, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो बात करेंगे कि जादू टोने का इलाज कैसे मुमकिन है, और इसके लिए लोग जगह जगह परेशान होते हैं, जगह जगह जाते हैं कि भाई इसका किस तरह से हल किया जाए। लेकिन इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सादिक नक्शबंदी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप मुफ्ती साहब? ठीक है, अच्छा। तो मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मुफ्ती साहब से आज हम पूछने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इस जादू टोने का इलाज कैसे मुमकिन है, कहाँ जाया जाए, और कैसे पता लगाएं कि भाई किस पर जादू है, किस पर जादू नहीं है। और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जो अलामात बताते हैं ना वो बिल्कुल सेम बताते हैं, तो फ़र्क कैसे करें कि किस तरह पता लगे कि जादू है। मुफ्ती साहब, ये जादू टोने का इलाज कैसे करना चाहिए, एक तो ये सवाल। दूसरा, उससे पहले ये बताइएगा कि कैसे पता लगता है कि किसी के ऊपर जो है वो जादू किया हुआ है, जादू टोना किया हुआ है, क्या अलामात होती हैं उसकी? देखें,
बाज़ तो ऐसी जादू के मामलात होते हैं जो आपको अपने वजूद में महसूस होते हैं। अच्छा। और बाज़ ऐसे होते हैं कि जो आपको आपके वजूद में महसूस नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर किसी की औलाद की बंदिश की हुई है, अब औलाद की बंदिश है, अब उसको क्या पता कि बंदिश है, उससे उसके वजूद में कोई मुतासिर नहीं हो रहा। अच्छा, बाज़ ऐसे हैं जिनके रिश्ते की बंदिश की हुई है, अब उसमें उनका फिज़िकली कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और अगर जो महसूस होते हैं तो उनमें मुख्तलिफ़ वो हालतें होती हैं। मुख्तलिफ़ हालतों के अंदर ये है कि बाज़ दफ़ा जादू की वजह से सर में दर्द होना, बाज़ दफ़ा जादू के ज़रिए से जो है सांस का बंद होना, बाज़ दफ़ा जादू की वजह से जो है वो घबराहट सा होना, बाज़ दफ़ा जादू की वजह से ऐसा भी होता है कि कमर में दर्द हो जाना, और बंदा डॉक्टरी इलाज में, देखें ये चीज़ों में बीमारियां में भी ये प्रॉब्लम हो रही होती हैं। सही। अच्छा, बाज़ दफ़ा जादू की वजह से ये होता है कि मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ शुरू हो जाना, बाज़ दफ़ा जादू की वजह से ये होता है कि औलाद नाफरमान या बागी हो जाती है। तो अच्छा। अब ये इस तरह जो है वो इन चीज़ों से, इसी तरह रोज़गार का मामला है, तो इस तरह वो जो है वो क्या कहते हैं, वो जादू टोने की वजह से ये सारे मामलात होते हैं। अब चूँकि मामला ये है कि जादू के हवाले से एक तो ये मैंने बताया कि अलामतें क्या है, उसकी मैंने कुछ बातें बताई। एक फैमिली आई, मुझे कहने लगी कि आप चेक करें। मैंने चेक किया, मैंने कहा आपकी जो है वो आप पर जादू किया हुआ और आपकी औलाद की बंदिश है। हाँ। उन्होंने कहा कि मौलाना मेरी तो औलाद है। अच्छा। अब वो कह रहे औलाद है और जवाब आ रहा है कि औलाद की बंदिश है। मैंने रूहानी चेक किया, जवाब आया 12 साल पहले उनकी औलाद की बंदिश थी, तो उसके बाद से उनको औलाद नहीं है। अच्छा। अब क्या हुआ कि 12 साल से जो है वो पहले उनकी बंदिश 12 साल में की थी, उससे पहले हो गई होगी, उससे बाद नहीं। कहने लगे हाँ 13 साल पहले ही हमारी एक बेटी हुई थी, उसके बाद अब तक औलाद नहीं हुई है। अब इस जादू में जो बंदिश कर दी गई है, तो अब इस जादू में जो बंदिश कर दी गई, तो वो तो इंसान को पता ही नहीं चल रहा है कि उसकी बंदिश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जिस्मानी कोई तकलीफों में जादू की वजह से हो तो वो तो महसूस हो जाता है, और बाज़ दफ़ा जादू की वजह से बंदिशें औलाद की, रिश्तों की, कारोबार की ये बंदिशें हो जाती है, वो पता ही नहीं चलता। सही। अच्छा, आम आदमी भी अपना इलाज कर सकता है, घर में बैठ के जादू की काट कर सकता है? देखें, यहाँ एक बात यह है कि अगर कभी कभी बुखार हो जाए तो बंदे ने पेनाडोल खा ली, इस तरह के वो खा लिया, डायरेक्ट डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो पहले अपनी कोशिश करता है। सही। फिर अगर वो उस मामलात के अंदर अगर वो क्या कहते हैं, अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है तो फिर वो डॉक्टर से रब्ता करता है। इसी तरह अगर कोई नॉर्मल मसले हैं किसी तरह के, तो उसका तो बंदा अपने तौर पर भी कुछ ना कुछ करके उसको बेहतर कर सकता है। सही। जिस तरह के हमें हमारे चैनल के एक साहब ने हमसे कहा कि भाई कुछ तरीका ऐसा बताएं कि घर बैठे बैठे आप कुछ तरीके कर लें। तो मैंने उनसे कहा कि भाई एक तरीका ये है, लौकी लाएं क्या? लौकी जी, लौकी है क्या? लौकी भाई मैं खाऊंगा नहीं, मुझे अगर है तो दे दीजिए, मैं उनका तरीका बताता हूँ, बड़ा फायदा होगा। सही जी, एक तरीका ये है, बिल्कुल मंगवा रहे हैं अभी, मंगवा रहे हैं तो वो जब तक मार्केट से आएगा उस वक्त तक जो है वो छुट्टी हो जाएगी। अच्छा देखें जी, एक तरीका ये धागा, अगर मिसाल के तौर पर इसमें ये कहते हैं नीला धागा, जरूरी नहीं कि नीला धागा हो। अच्छा। जो हर एक का अपना तरीका होता है, उन तरीकों में मेरा तरीका ये कि कोई भी धागा हो, कोई भी धागा हो। अच्छा, अब ये नीले धागे का आप यूं करें कि इस तरह करके अपना ये नाक तक, ये हाथ से पकड़ लिया और नाक तक लिया है। अच्छा। ये एक हिस्सा हो गया, यानी एक। अब उसको दूसरा कर लिया जाए 2। अच्छा, हाथ से पकड़ के नाक तक लाया। हाँ, हाथ से पकड़ के नाक से, ये 2 हुआ। फिर उसके बाद ये हो गया 3 जी। कितने इस तरह जो है वो 11 हिस्से बना लें। 11 की डोरी बना दें। अब 11 की जब डोरी बन गई, अब ये तो लटक गई, और जब अब 11 की जब डोरी बन गई पूरी, अब उसके बाद ये है कि एक हिस्से पर जो है सूरह फलक को पढ़ें और पढ़कर उसको एक गिरा लगा दें। ठीक है ना? अब ये मैंने 11 नहीं किया क्योंकि वो ये लटक ना, अब इसको मैं सुलझाने लगूंगा तो इसमें हो जाएगा। एक आपने और उसके बाद आगे फिर दूसरे सूरह फलक पढ़े और दूसरी गिरा लगा के बंद कर दिया। अच्छा। तीसरी आपने सूरह फलक पढ़ा और ये इस तरह करके 11 गिरा लगा दें। 11 आपने पहले डोरी बनाई, उसके बाद 11 गिरा लगाया। अब ये 11 गिरा लगाने के बाद एक दफा सूरह फलक, एक दफा सूरह फलक पढ़ते गया है। अब ये जो आपने सूरह फलक पढ़कर गिरह लगाकर बंद कर दिया, उसके बाद उसका एक तरीका ये है कि गले में बांध दें। सही। एक तरीका ये है कि गले में डोरी बांधी हुई मायूब लग रहा है तो हाथ में बांध दें, बाजू में बांध दें। सही। अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदों में ये है कि अगर किसी के शैतानी वजह से बुखार भी हो जाता है, इस वजह से बुखार की कैफियत है और बुखार नहीं उतर रहा, आपने थोड़ी देर बांधा, 10-15 मिनट और निकाला और उसके बाद उसको जला दिया। जला दे, किसी बर्तन में रखकर चूल्हे पर जला दे। जैसे जलेगा तो वो अगर जिन्नात या शैतानियत की वजह से बुखार है वो ख़त्म हो जाएगा।
अच्छा, इसी तरह कितनी देर तक पहनना है या धागा? ये 10-15 मिनट भी, आधा घंटा भी, 15 मिनट, जिस तरह वो, ताकि आपके वजूद से जब टच रहेगा तो आपकी नेगेटिविटी को खींचेगा। अच्छा। और जब नेगेटिविटी को खींचेगा उसके बाद जब उसको किसी बर्तन में जलाएंगे तो वो नेगेटिविटी जल जाएगी। अच्छा। अब ये ऐसा है कि इसी डोरी का एक तरीका ये है कि अगर आप जो है वो बच्चा है, पढ़ने में परेशान कर रहा है, तालीम उसकी बंदिश कर दी है या तालीम की नज़र लग गई है, वो पढ़ नहीं पाता, तो उस सूरत में इसी तरह की डोरी बनाकर उसके बाजू में बांध दें, हाथ में बांध दें, गले में डाल दें और उसके बाद 15-20 मिनट के बाद निकाल कर जला दें, तो उसका तालीम के हवाले से अगर उसकी जादू है तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू होगा। इसी तरह बदतमीज़ है, बगावत करता है, इसी तरह वो कर दें। बाज़ को जादू की वजह से क्या हो रहा है, सांस बंद हो रही है, जिन्नात का मसला हो रहा है, ऐसे अफराद है जिनको जिन्नात की हाजिरी आ रही है, जिन्नात की हाजिरी आ रही, इसी डोरी को इस तरह कर दे, जिन्नात की हाजिरी की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। अच्छा। भले थोड़ी थोड़ी देर के बाद करते जाएंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर फरमाएगा। चलिए जी, वक्त बहुत कम है और मुफ्ती साहब आए हैं हमारे पास और हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से इन तमाम तर नेगेटिव चीज़ों से, जादू से, टोने से छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे शो पर आए जी, क्योंकि ये हमारे शो का वक्त जो है वो बहुत मुख्तसर है। चलिए जी, अभी शो का वक्त जो है वो एंड अप हो गया है। आज का शो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप वॉचिंग City at 10।